एवरीवन, A.C सर फिजिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मनीष दिवासी आज आपके समक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जीव विज्ञान का टॉपिक है एंजाइम। ये टॉपिक राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जीव विज्ञान तथा केमिस्ट्री दोनों में शामिल किया गया है, जो 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं आपका बिना समय जाया किया अपने टॉपिक पे चलता हूँ और आज का टॉपिक है अपने एंजाइम। देखिए बच्चों, एंजाइम का जो इंटरनल मीनिंग होती है वो होती है इनहिस्ट। क्या होती है? इनहिस्ट। इनहिस्ट है वो इनकी इंटरनल मीनिंग होती है या इनका अर्थ होता है इनहिस्ट। ठीक है, और इस हिस्ट को खमीर भी कहते हैं। हिस्ट को क्या कहा जाता है? खमीर। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया विली कूने या बिली कूने। विली कूने, इस विली कूने ने एंजाइम शब्द दिया था। अगर ये एंजाइम शब्द हैं वो किसने दिया था? तो विली कूने ने एंजाइम शब्द दिया था। अगर आपसे पूछे कि एंजाइम शब्द है वो किसने दिया था, तो किसने दिया था? विली कूने ने। ठीक है, उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था बुकनर। एक वैज्ञानिक आया बुकनर। बुकनर ने सन 1897 में जाइमेज एंजाइम की खोज की। ये पहला एंजाइम था। ये पहला, दुनिया का पहला अगर कोई एंजाइम है तो वो एंजाइम कौन सा था? जाइमेज एंजाइम था। खमीरीकरण के द्वारा इस बुकनर ने है वो 1897 में ये एंजाइम खोजा था, जाइमेज एंजाइम खोजा था। ठीक है, उसके बाद में जस्ट 29 ईयर बाद यानी 29 साल बाद एक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक का नाम है सुमनर। कौन सा वैज्ञानिक है? सुमनर। सुमनर ने सन 1926 में एक एंजाइम खोजा। उस एंजाइम का नाम था यूरिएज। क्या नाम था? यूरिएज। ठीक है, ये यूरिएज, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यूरिएज के रूप में। ठीक है, यूरिएज या यूरिएज। ठीक है, ये एंजाइम था। ये एंजाइम उन्होंने रवे के रूप में खोजा। रवे, जिसे आप क्रिस्टल भी कह सकते हो, रवे या क्रिस्टल। अब आप बताओगे सर क्रिस्टल क्या होता है? मैं बता रहा हूँ आपको क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल क्या होते हैं? जैसे अपने हाथ में चीनी या शक्कर या भले आप है वो नमक लो, और नमक के जो दाने होते हैं और सूर्य के प्रकाश में देखते हो तो आपको चमकीले जो हीरे दिखाई देते हैं, वो ही क्या है? क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल या रवे के रूप में होता है। ठीक है, इनके बाद में अब देखिए हम पढ़ेंगे प्रकृति के बारे में। एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? एंजाइम की प्रकृति, तो इनकी प्रकृति है वो प्रकृति होती है प्रोटीन। ये प्रकृति होती है। कैसी नेचर होता है इनका? प्रोटीन का होता है। अब आप बताओगे सर किसने ऐसा कहा कि इनकी प्रकृति प्रोटीन जैसी होती है या इनकी प्रकृति है वो प्रोटीन युक्त होती है? ऐसा इसने कहा। किसने कहा? सुमनर और नार्थरोप। सुमनर और नार्थरोप ने कहा कि जो एंजाइम है उनका जो नेचर है वो प्रोटीन टाइप का होता है या प्रोटीन प्रकार का होता है। उसके बाद में सुमनर और नार्थरोप ने ये कह दिया कि इनकी प्रकृति है वो प्रोटीन जैसी होती है। तो उनके बाद में एक वैज्ञानिक दो और आए। एक का नाम था शेक और एक का नाम था आल्टमान। इसने कहा भैया आप बता रहे हो जो प्रकृति प्रोटीन की होती है एंजाइम की, लेकिन हमने तो एक ऐसा एंजाइम देखा है, और वो एंजाइम कौन सा है? जैसे राइबोजाइम, और एक होता है राइबोजाइम और एक होता है राइबोन्यूक्लियेज। ये दो एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन प्रकृति के न होकर के ये प्रकृति के कैसे होते हैं? आरएनए प्रकृति के होते हैं। ये कौन सी प्रकृति के होते हैं? आरएनए प्रकृति के होते हैं। अब बताइए यहाँ शब्द है वो कैसा आ रहा है?
प्रोटीन आ रहा है। यहाँ कैसा आ रहा है, आरएनए आ रहा है। ऐसा किसने कहा आरएनए प्रकृति का होता है? ये वैज्ञानिक सेक और आल्टमान ने क्या कहा कि इनकी प्रकृति है वो आरएनए की होती है, और सुमनर और नार्थरोप ने कहा कि इनकी प्रकृति है वो कैसी होती है, प्रोटीन की होती है। लेकिन अपने ये समझना है कि आखिरकार एंजाइम होते क्या है, एंजाइम होते क्या है। तो हम पढ़ेंगे इनकी परिभाषा, जिनको आप डेफिनेशन भी कहते हैं, डेफिनेशन या परिभाषा। देखिए परिभाषा में क्या आएगा, परिभाषा में ये आएगा कि लगभग राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियेज तो ये दो ऐसे एंजाइम हैं जो आरएनए से बने हुए, बाकी लेकिन दुनिया के सारे एंजाइम सभी के सभी कैसे प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन के होते हैं ना। तो फिर समझिए कि इनकी परिभाषा क्या बनेगी कि प्रोटीन प्रकृति के वे कार्बनिक पदार्थ जो सजीव कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। बायोकैटालिस्ट जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब आप कहोगे सर ये जैव उत्प्रेरक का कार्य कैसे करते हैं? तो मैं बताऊंगा आपको। जैसे आप कोई भोजन खाते हो, आप जो भी चीज़ें खा रहे हो, उनका हमारे शरीर में पाचन होता है, ठीक है। और वो पाचन है वो किसी न किसी एंजाइम से होता है, और वो एंजाइम ही उस जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। यानी जैसे उदाहरण के तौर पे आपने घी खाया, ठीक है। वैसे आजकल लॉकडाउन का समय है और घर पे सब लोग घी खाते हो, तो आप जानते हो बेटा घी में क्या होती है, वसा। और वसा का पाचन सभी जानते हैं, 10वीं क्लास में आप पढ़ते थे कौन से एंजाइम से होता है, लाइपेज एंजाइम से। तो वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है, लाइपेज से। तो वसा है वो माना कि किस में चेंज हो गई, वसा अम्ल में। किस में चेंज हो गया, वसा अम्ल में। यानी वसा को लाइपेज ने कन्वर्ट किया बेसिस एसिड या वसा अम्ल में। अब बताइए ये जो लाइपेज हैं ये किस में था, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये किस में है, मानव में। उदाहरण के तौर पर किस में है, मानव में। आप जानते हो मानव क्या है, एक सजीव है, उनकी क्या है, कोशिका है, और उस कोशिकाओं में किनका काम किया है, जैव उत्प्रेरक का कार्य किया है, और उनको वसा से वसा अम्ल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब देखिए नोट लगाइए, नोट में हमें क्या करना है कि जो सभी एंजाइम है, सभी एंजाइम आप जानते हो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, यानी जितने भी सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, नहीं होती है। मतलब कि जितने भी एंजाइम हैं वो सभी के सभी प्रोटीन है, लेकिन जितनी भी प्रोटीन हैं वो सभी की सभी एंजाइम हो ये जरूरी नहीं है। यानी ऑल आर एंजाइम इज ए प्रोटीन, बट नॉट ऑल प्रोटीन इज ए नॉट एंजाइम, ठीक है। अब देखिए ये आपने नोट लगा दिया कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एंजाइम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। यह पढ़ेंगे एंजाइम की संरचना। देखिए एंजाइम की संरचना में हम पढ़ेंगे पूरा एंजाइम, यानी पूरा। जैसे माना कि ये टोटल कोई एक एंजाइम है, जैसे आपने वहाँ लाइपेज लिखा था, या कोई भी आप ले सकते हो, पेप्सिन, रेनिन, कोई भी ले सकते हो। जैसे मान लो ये कोई एंजाइम है, पूरा एंजाइम है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे इस एंजाइम का मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी दे सकते हो आप अपने हिसाब से। जैसे मैंने इनका नाम दे दिया, इनका नाम दे देता हूँ मैं आपको। इनका नाम चलो रख देते हैं एमाइलेज, सॉरी इनका नाम रख देते हैं प्रोटीएज, इनका नाम रख देते हैं प्रोटीएज, ठीक है। अब देखिए प्रोटीएज, तो इससे ये पूरा एंजाइम है, इस एंजाइम के जितना भी संपूर्ण भाग हैं इनको बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। क्या कहेंगे हम, होलो एंजाइम।
अब देखो होलो एंजाइम है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। होलो एंजाइम कितने भागों से मिलकर बना होता है? दो। एक तो होता है एपो एंजाइम, प्लस एक होता है कोफैक्टर। अब समझिए कि होलो एंजाइम दो भागों से मिलकर बना, एक तो एपो एंजाइम और एक है वो कोफैक्टर। अब आपने यहाँ बात की थी, वैज्ञानिक सेक व आल्टमान ने कहा था कि प्रोटीन की प्रकृति आरएनए टाइप्स होती है, और सुमनर व नार्थ्रोप ने कहा था कि प्रोटीन की प्रकृति, एंजाइम की प्रकृति है वो प्रोटीन टाइप्स होती है। तो इसी प्रकार से होलो एंजाइम में जो एपो एंजाइम वाला भाग है वो तो आता है प्रोटीन वाला भाग। कैसा भाग है? प्रोटीन वाला। और ये भाग है वो आता है नॉन प्रोटीन में। किस में आता है? नॉन प्रोटीन में। यानी प्रोटीन और नॉन प्रोटीन होलो एंजाइम। जैसे ये उदाहरण के तौर पे एपो एंजाइम है, और ये है वो, ये बीच वाला भाग है, ये क्या कहलाता है? कोफैक्टर। एपो एंजाइम और कोफैक्टर। एपो एंजाइम ये पूरा संपूर्ण भाग कैसा है? प्रोटीन युक्त है, और ये जो बीच वाला भाग है आप स्टेप देख रहे हो, ये कोफैक्टर है जो कैसा है? नॉन प्रोटीन वाला भाग है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ कोफैक्टर के बारे में आगे। उससे पहले सुनिए कि जो होलो एंजाइम है वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दो भागों से मिलकर बना होता है, लेकिन ऐसे तीन एंजाइम है। एक तो पेप्सिन, एक एमाइलेज और एक है यूरिएज। पेप्सिन, एमाइलेज और यूरिएज, ये तीन ऐसे एंजाइम हैं जो केवल और केवल एपो एंजाइम है, मतलब कि 100% प्रोटीन युक्त होते हैं, उसमें कोफैक्टर वाला भाग है वो शामिल नहीं होता। ठीक है, इनको एक बार उतार लीजिए। और अब देखिए स्पेशल पॉइंट, आपने पढ़ा कि जो एपो एंजाइम है वो प्रोटीन वाला भाग होता है और कोफैक्टर है वो नॉन प्रोटीन वाला भाग होता है। स्पेशल पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं कि एक तो पेप्सिन और एक आता है एमाइलेज। पेप्सिन, एमाइलेज और एक आता है यूरिएज। ये तीन ऐसे एंजाइम हैं जो केवल और केवल 100% प्रोटीन के बने होते हैं। 100% किससे बने होते हैं? मिलकर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि हमें वो इनको होलो एंजाइम में ऐसे बता रहे थे कि होलो एंजाइम में एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, तो इसमें केवल और केवल कौन सा भाग शामिल है? एपो एंजाइम। किसमें? पेप्सिन, एमाइलेज और यूरिएज। ये स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, ये प्रोटीन वाला भाग होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें आपने यहाँ एक तीन वैज्ञानिक आए थे जो इम्पोर्टेंट है। एक तो सुमनर, एक नार्थ्रोप और एक था स्टेनले। इन तीनों को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने सम्मानित किया कि भाई आप तीनों ने बहुत ही बढ़िया एंजाइम के है वो रेफरेंस में अच्छा कार्य किया है, इसलिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार से सन 1947 में इसे पुरस्कृत या सम्मानित किया गया। किन को? सुमनर, नार्थ्रोप और स्टेनले को। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे एंजाइम के प्रकार या टाइप्स ऑफ एंजाइम। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? हम एंजाइम के प्रकार। देखिए एंजाइम के प्रकार में, एंजाइम के प्रकार में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? तो एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एंडो एंजाइम, और एक होता है एक्सो एंजाइम।
एक्सो एंजाइम, एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम। यानी ये इंट्रा सेलुलर होता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। यानी ये कोशिका के अंदर होता है या कोशिका के भीतर होता है और ये कोशिका के बाहर होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये कोशिका के कहाँ होता है, सेल के भीतर, कोशिका के अंदर, और ये होता है कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर होता है एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम। एंडो एंजाइम कोशिका के अंदर, एक्सो एंजाइम है वो कोशिका के बाहर होता है। एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जैसे कोई एक सेल है, एक सेल है, एक कोशिका है, उसमें 1000 एंजाइम हो सकते हैं, 1000 से भी ज़्यादा एंजाइम हो सकते हैं। एक ही सेल के अंदर 1000 तक या 1000 से ज़्यादा भी एंजाइम हो सकते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, वो एंजाइम उनकी उपापचयी क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, उपापचयी क्रिया है, उपापचयी क्रिया करते हैं। अब आप कहोगे उपापचयी क्रिया क्या होती है, देखिए उपापचयी, उपापचयी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचय प्लस अपचय, उपचय प्लस अपचय। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना उपचयन और अपचयन, ठीक वैसे ही उपापचयी दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचय और अपचय। देखिए उपापचयी में मैं आपको दो विक्रिया बताता हूँ यहाँ। एक तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि पौधे खुद भोजन नहीं बनाते, सॉरी पौधे हैं वो भोजन है वो अपना खुद बनाते हैं, यानी स्वपोषी प्रकार के होते हैं। तो उसमें क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण। और मनुष्य है वो स्वपोषी नहीं होते, परपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं, आप कह सकते हो। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, केवल और केवल हरे पादपों में होती है। ठीक है, तो सुनिए इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में पौधा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और पौधा जल लेता है, और इन दोनों से मिला करके C6H12O6 प्लस O2 बनता है। ये क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण। देखिए इसमें क्या हुआ, उपचय का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचय का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 और 1 3, और यहाँ कितने हुए 8, यानी यहाँ कौन सी विक्रिया हो रही है, उपचय। ये कौन सी हो रही है, उपचय। अब देखिए नेक्स्ट है अपचय। अपचय में आती है श्वसन, क्या आती है, श्वसन। ये प्रकाश संश्लेषण कब होता है पौधे में, दिन में, और श्वसन की क्रिया कब होती है, रात में। कब होती है, रात में। तो श्वसन की क्रिया, श्वसन में क्या होगा, जो दिन को ग्लूकोज का अणु बनाया था C6H12O6 उनका अपघटन होगा, और श्वसन में कोई भी जीव हो, पौधा हो, प्राणी हो, कोई भी हो, हमेशा कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेकर के ये क्या बनाएंगे, CO2 H2O प्लस ऊर्जा। मुझे बताइए कि यहाँ तो संश्लेषण हुआ है और यहाँ अपघटन हुआ है, यानी उपचय में संश्लेषण होता है और अपचय में है वो अपघटन होता है। तो यहाँ उपचय और यहाँ अपचय, मतलब एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म बराबर मेटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म बराबर मेटाबोलिज्म, या उपापचयी रिएक्शन या उपापचयी क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है दिन में, ये होता है रात में। यानी एक सेल के अंदर 1000 तक भी एंजाइम हो सकते हैं, और वो कौन सी क्रिया करते हैं, उपापचयी क्रिया करते हैं। ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब पढ़ेंगे एंजाइम का नामकरण, एंजाइम का नामकरण, एंजाइम का नामकरण। ठीक है, एंजाइम के नामकरण में एंजाइम को कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है वो है ऑक्सीडोरेडेक्टेज, ऑक्सीडोरेडेक्टेज। दूसरा है वो है हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज। तीसरा है लाइसेजेज, लाइसेजेज। चौथा है आइसोमरेज, आइसोमरेज। पांचवा है ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज।
और छठा है लाइसेज। लाइसेज देखिए यहाँ अपने ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेज, लाइसेजेज, आइसोमरेज, ट्रांसफरेज और लाइसेज। अब इसमें आप देख रहे हो इन सब के पीछे एज आ रहा है। क्या आ रहा है? एज। यानी जो भी एंजाइम होगा उनका हम नामकरण करेंगे तो उनके पीछे है वो क्या आएगा? एज आएगा। एक सफिक्स होता है और एक परफिक्स होता है। इनका सफिक्स यानी पीछे जो प्रत्यय लगते हैं या जिनको सफिक्स कहते हैं वो क्या आएगा? एज आएगा। जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेज, लाइसेजेज, आइसोमरेज, ट्रांसफरेज, लाइसेज। अब आप एक ऑब्जेक्शन करोगे कि सर ऐसे एंजाइम है जैसे रेनिन, उदाहरण के तौर पे रेनिन, ट्रिप्सिन, ये एंजाइम है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, ये एंजाइम है, इनके पीछे है वो एज नहीं लगता। ठीक है ना? तो ये विशेष ध्यान रखना। कोई ऐसे एंजाइम होता है जैसे रेनिन है, ट्रिप्सिन है, उसमें वो एज नहीं लगता, बाकी सब में वो क्या लगता है? एज लगता है। यानी अधिकतर एंजाइम के पीछे क्या लगता है? एज लगता है। ये हुआ एंजाइम का नामकरण। अब हमने एंजाइम का नामकरण पूरा हुआ। ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज, आइसोमरेज, ट्रांसफरेज और लाइसेज। और ऐसे कोई एंजाइम होते हैं जैसे रेनिन है, ट्रिप्सिन है, ये ऐसे एंजाइम होते हैं इनके पीछे एज नहीं लगता। अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग है वो है एंजाइम के गुणधर्म। एंजाइम के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम या एंजाइम के गुणधर्म। देखिए आपने पढ़ा था कि जो नार्थरोप और सुमनर थे उन्होंने बताया था कि जो एंजाइम की प्रकृति है वो कैसी होती है? प्रोटीन की होती है। एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन की। तो सबसे पहले एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति प्रोटीन की होती है। एंजाइम की प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन की। दूसरा गुण इसमें आता है, वो गुण है कि इसमें एंजाइम है वो कोलोइडी है वो प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? कोलोइडी प्रकृति के। एक तो पहली प्रकृति प्रोटीन की होती है, दूसरा इनकी प्रॉपर्टीज में आती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? कोलोइडी प्रकृति की होती है। तीसरा होता है कि एंजाइम में विशिष्टता होती है, स्पेशल होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? विशिष्टता। एंजाइम का गुण क्या है? विशिष्टता होता है। एंजाइम का गुणधर्म क्या है? विशिष्टता या स्पेसिफिक या स्पेशली बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप जैसे स्पेशल या विशिष्टता में ये आता है, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो कार्बोक्सीडेज एंजाइम ही करेगा। वसा का पाचन है वो जैसे लाइपेज ही कर रहा है। प्रोटीन का पाचन है वो जैसे ट्रिप्सिन ही कर रहा है या प्रोटीज एंजाइम कर रहा है। यानी कोई भी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष एंजाइम की क्या होती है? ज़रूरत होती है। और चौथा गुणधर्म आता है एंजाइम इष्टता। एंजाइम इष्टता। एंजाइम इष्टता। अब देखिए एंजाइम इष्टता का मतलब होता है कि एंजाइम का एक विशेष माहौल मिलना चाहिए। उस एंजाइम को क्या मिलना चाहिए? माहौल मिलना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर उनको एक निश्चित तापमान होना चाहिए, पीएच मिलना चाहिए, उनको टेम्परेचर तापमान मिलना चाहिए, उनको एक विशेष सांद्रता में वो कार्य करेगा। वो होती है एंजाइम इष्टता। ठीक है। और एंजाइम की जो प्रकृति होती है वो उभयधर्मी होती है। कैसी प्रकृति होती है? उभयधर्मी। उभयधर्मी का उभय का अर्थ होता है दो, धर्म यानी गुण, यानी दोनों प्रकार के गुण दर्शाता हो। जैसे उदाहरण के तौर पे वो सारीय भी हो व अम्लीय भी हो। सारीय और अम्लीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है, यानी सारीय में भी काम करता है और अम्लीय में भी काम करता है। जैसे इनका पीएच है वो 5 से 7.5 के बीच में काम करता है। कौन? एंजाइम। इसका मतलब है कि 5 क्या है? अम्लीय होती है। 7 से नीचे वाली जितनी भी नंबर में है वो पीएच आता है वो अम्लीय होता है, और 7 से है वो ऊपर या एबो आती है वो है वो नंबर वाली है वो क्या होती है? सारी प्रकृति होती है। ये हो गई अपने प्रॉपर्टीज। प्रकृति प्रोटीन कोलोइडी प्रकृति की होती है। विशिष्टता होता है, एंजाइम में इष्टता पाया जाता है। लास्ट आ रहा है पॉइंट एंजाइम निरोधक। एंजाइम निरोधक। एंजाइम निरोधक। एंजाइम निरोधक का मतलब क्या हुआ कि एंजाइम कोई कार्य कर रहा है और उनको है वो उनकी गति को घटा दे,
उनकी एंजाइम की क्रियाविधि को अगर है वो बीच में ही अवरोध आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, एंजाइम निरोधक। यानी इसमें ये गुण होता है, ऐसा नहीं होता कि एंजाइम है वो लगातार कंटिन्यू कार्य करता रहेगा, यानी उसमें एंजाइम में निरोधकता का भी गुण पाया जाता है। ये थे एंजाइम के गुणधर्म। प्रकृति कैसी, प्रोटीन, कोलोइडी प्रकृति, विशिष्टता होती है, विशिष्टता मतलब एक ही एंजाइम किसी एक ही कार्य को संपन्न करेगा। एंजाइमिष्टता होती है, उभयधर्मी प्रकृति होती है, और एंजाइम में निरोधकता का गुण पाया जाता है। ये हो गए इनके गुणधर्म। प्रभावित करने वाले कारक, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें देखिए एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी एंजाइम को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे कोई ऐसे कारक होंगे जो एंजाइम की गति को बढ़ाते होंगे, कोई घटाते होंगे, कोई ऐसा टेम्परेचर होगा उससे ऊपर होगा या नीचे होगा तो काम नहीं होता होगा, या ऐसा कोई पीएच होगा, पीएच का मान होगा जहाँ पे एंजाइम है वो काम नहीं करता होगा। ये उनको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारक के बारे में हमें वो स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहला कारक लेते हैं, क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता, क्रियाधार की सांद्रता, क्रियाधार की सांद्रता। अगर कोई भी एंजाइम है उसमें अगर क्रियाधार मिलाया जाए तो उनकी ROR यानी जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की जो दर है वो है वो क्या हो जाती है, माना कि बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात एंजाइम है वो सीमित हो जाता है। एंजाइम इसमें क्या हो जाता है, सीमित। क्रियाधार अगर ज़्यादा है लेकिन उसमें उनकी क्रिया एक बार तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें एंजाइम है वो क्या हो जाता है, सीमित। दूसरा आता है एंजाइम की सांद्रता, एंजाइम की सांद्रता, एंजाइम की सांद्रता। अब इसमें अगर एंजाइम मिलाया जाए तो उसकी जो ROR है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन एक निश्चित समय के बाद इसमें क्रियाधार है वो सीमित हो जाएगा। यानी क्रियाधार की सांद्रता और एंजाइम की सांद्रता एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर इसमें एंजाइम की सांद्रता बढ़ रही है तो ROR बढ़ेगी, लेकिन है वो क्रियाधार एक लिमिटेड या सीमित हो जाएगा, और इसमें है वो एंजाइम है वो सीमित हो जाता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है पीएच। क्या आ रहा है, पीएच भी प्रभावित करता है। अगर कोई भी एंजाइम, आपने देखा जैसे 10वीं क्लास में आप पढ़ते थे, जैसे एमाइलेज जो लार में अपने वो टाइलिन एंजाइम होता है ला, तो वो जैसे है वो स्टार्च को है वो माल्टोज में चेंज कर रहा था, उसमें पीएच 6.8 आ रहा था। ठीक उसी प्रकार से ये है वो 5 से 7.5 के बीच में है वो कार्य करता है। पीएच कितना होना चाहिए, न्यूनतम 5 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा है वो 7.5 होना चाहिए। इनके बीच में है वो ये कार्य करता है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो ये है वो एंजाइम की क्रियाविधि को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और चौथा है तापमान, टेम्परेचर। क्या है, तापमान। अब देखिए तापमान में क्या होता है, ये है वो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के बीच में है वो कार्य करता है। 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कार्य करता है। अगर 20 से तापमान लो हो रहा है या है वो इससे हाई हो रहा है तो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या कार्य करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। जैसे आप जानते हो हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये तापमान होता है। आप समझते हो ये 37 से 98.6 कैसे आया, तो आप लिखते हो C/5 F-32/9। जैसे मैं यहाँ 37 रखता हूँ, 37/5 बराबर F-32/9, इससे गुणा करते हैं तो आता है 333, और इधर आ जाता है 5F-160। तो 5F बराबर ये है वो ऐड करोगे तो आप आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा 493। F बराबर 493 को डिवाइड करोगे 5 से तो 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है। चलिए आज का अपना टॉपिक इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और A.C सर फिज़िक्स चैनल पे आप सभी बने रहिए। और इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते माध्यमिक सब बोर्ड की क्लासें अभी संचालित नहीं हो रही है,
गवर्नमेंट की एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं हुई है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए और हमें वो अगला टॉपिक लेके आएंगे। आपके कोई भी पढ़ाई से संबंधित डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाइए। मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के जब भी आओगे तुम मुझे बदला हुआ पाओगे। तुम्हें ख्वाहिश थी मुझे पाने की लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं मिला सिवाय किताबों के। इसलिए आप किताबों से जुड़े रहिए, किताबों से प्रेम करिए, स्नेह करिए और ये बहुत ही बढ़िया समय है, इसलिए जुड़े रहिए किताबों के साथ।